नाउ बच्चे, लास्ट क्लास में आपने जो बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था वो पढ़ा था, अभी तक जो आप बेसिकली पढ़ चुके हो वो पढ़ चुके हो मैनेजमेंट की डेफिनेशन। मैनेजमेंट की डेफिनेशन के बाद आपने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट वर्ड पढ़ा था कि इस कब इफेक्टिवनेस वर्ड लगता है, कब एफिशिएंट वर्ड लगता है। उसके ठीक बाद आपने जो बात करी थी वो करी थी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को लेके। फिर लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किया था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को लेके, जिसमें हमने 3 लेवल किए थे। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीज को। कहते हैं दूसरों से काम निकलवाना, गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर, यानी कि अपना टारगेट अचीव करने के लिए, कंपनी अपना टारगेट अचीव करने के लिए दूसरों से काम निकलवाती है, दूसरों से काम करवाती है। इस पूरे प्रोसेस को मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन काम इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। काम क्या होना चाहिए? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। लाउडली बोलते हैं, क्या होना चाहिए? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिव का मतलब क्या सिखाया था? इफेक्टिवनेस वर्ड कब लगता है? जब टास्क टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए या ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए। जब कोई टास्क, जो टास्क मैंने अपने एम्प्लॉइज को दिया, या कह लो टॉप लेवल ने मिडल वालों को दिया, मिडल ने सुपरवाइजरी को दिया, सुपरवाइजरी ने वर्कर्स को दिया, अगर वो टास्क डिसाइडेड टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाए, यानी कि बिफोर टाइम कंप्लीट हो जाए या ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए, तो हम मान लेते हैं कि इफेक्टिव काम हुआ। क्या काम हुआ? इफेक्टिव, इफेक्टिवली। अब एफिशिएंट वर्ड कब लगता था? एफिशिएंट वर्ड तब लगता था जब आपको कम खर्चे पर मैक्सिमम आउटपुट मिलता था। इसका मतलब आपका टास्क टाइम पे भी कंप्लीट हुआ, प्लस खर्चा भी कम लगा और आउटपुट मैक्सिमम निकला। मतलब अगर कम खर्चे पर ज्यादा आउटपुट आपको मिल जाए तो हम इसे एफिशिएंट कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? एफिशिएंट। फिर आपने जो बात करी थी वो करी थी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को लेके। किसको लेके बच्चे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के टोटल 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैं रिवीजन करा रहा हूं, देखो हम आगे बढ़ेंगे लेकिन पिछला भी आना चाहिए, वो ना भूल जाए, इसीलिए रिवीजन हो रही है। तो ऑब्जेक्टिव है 3। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया जाता है, यानी कि पूरा किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा होता है, कैसे मान लिया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है आप हासिल कर चुके हो? सबसे पहला पॉइंट, सर्वाइवल। सर्वाइवल कब होता था? जब रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाती है। मतलब जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया है, अगर आप उतना उससे ऑब्टेन कर लो, उतना आप रेवेन्यू जनरेट कर लो, तो मैं मान लेता हूं कि आपकी कंपनी का सर्वाइवल हो गया। सर प्रॉफिट, सर अगर आपका रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाए, यानी कि कॉस्ट से ज्यादा आ जाए, जिससे आपके बिजनेस रिस्क भी कवर हो जाए, तो मैं मान लेता हूं प्रॉफिट आ गया। सर खाली सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। मतलब एक कंपनी को अगर लॉन्ग रन तक चलना है तो उसके लिए सर्वाइवल के साथ साथ प्रॉफिट का होना भी जरूरी है। तो मतलब रेवेन्यू आपका कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। तो जिस दिन रेवेन्यू आपकी कॉस्ट से ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, उस दिन आपके पास प्रॉफिट आने शुरू हो जाएंगे। मतलब बिजनेस रिस्क आपके क्या हो जाएंगे? मिटिगेट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है ग्रोथ। कहते हैं जब मार्केट में आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ने शुरू हो जाए, जब मार्केट में आपकी कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ने शुरू हो जाए, जब आपकी ब्रांचेस अलग अलग जगहों पे बननी शुरू हो जाए, ओपन होनी शुरू हो जाए, तो मान लेते हैं कि आपकी ग्रोथ है, आपकी कंपनी ग्रो कर रही है। तो जिस दिन सर्वाइवल हो गया उसके बाद आता है प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट के बाद क्या होता है? ग्रोथ। तो ये तीनों चीजें जब हासिल हो जाए, यानी कि आप ग्रोथ तक पहुंच जाओ, तो मैं मान लेता हूं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। आप बढ़े सोसाइटी की तरफ। किसकी तरफ बच्चे? सोसाइटी।
सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो होता है सोसाइटी को फोकस करके चलना, थोड़ा सा वेलफेयर करना। थोड़ा सा क्या करना? वेलफेयर, मतलब प्रॉफिट ना कमाकर थोड़ा सा अपना कमाया हुआ पैसा कहां डालना? सोशल, भलाई के कामों में। अब सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल होता है? तो सोसाइटी के अंदर अगर आप ये काम कर दो तो आपका सोशल, जो मैं बताने वाला हूं, तो सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है। पहला, अगर आप एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करो, अगर आप क्या यूज करो? एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। मेरे साथ लाउडली बोलेंगे क्या? एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो, अगर आप लोगों को काम देते हो, अगर आप ब्रांचेस ऐसी जगह पे खोलते हो जैसे कि रूरल एरियाज हैं, वहां पे लोगों को काम मिलेगा, तो मैं मान लूंगा सोसाइटी आपके काम से खुश है। और अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट लीस्ट कॉस्ट पे देते हो, अगर आप बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट लीस्ट कॉस्ट पे देते हो, तो भी मैं मान लूंगा कि आपकी सोसाइटी में इमेज बिल्ड होनी शुरू हो गई। तो सोशल ऑब्जेक्टिव जो है आपका पूरा हो जाएगा। इसका मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, क्वालिटी प्रोडक्ट कम कॉस्ट पे देना और एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक यूज करना। तो सर ये अगर आप चीज कर दो तो सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल। फिर एम्प्लॉइज कहते हैं कि हमारे बारे में भी सोचो। अब बात आती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा करती है? एम्प्लॉइज को प्रॉपर सैलरी देकर, इंसेंटिव्स देकर, प्रॉपर सैलरी और प्रॉपर इंसेंटिव्स देकर, मतलब उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। फिर दूसरा, उनको प्रॉपर रिकॉग्निशन देकर, उनको स्टेटस देकर, ठीक है जी, उनको यूजर फ्रेंडली यानी कि एक एनवायरमेंट फ्रेंडली रिलेशन देकर, मतलब कंपनी के अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके कि जिनसे उनका काम में मन लगा रहे, तो सैलरी भी मिलती जाए, इंसेंटिव भी मिल जाए, काम करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट हो, गुड वर्किंग कंडीशन हो, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं फुलफिल माना जाता है। सर एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देकर, एम्प्लॉइज को क्या देकर? ट्रेनिंग। अगर आप ये काम कर दो तो मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी क्या कर लेती है? अचीव कर लेती है। तो 3 मकसद होंगे मैनेजमेंट के, घर बैठे बैठे वीडियो देखते देखते फटाफट 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 अभी क्या भी बोलेंगे। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पहला क्या था? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। अब फिर हमने पढ़ा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसे भी रिवाइज करते हैं फटाफट। लेवल्स जो थे वो भी 3 थे। पहला लेवल अब तो पता ही है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सर टॉप लेवल के अंदर कौन आते थे? कोई 2-3 सुना दो मेरे को फटाफट फटाफट फटाफट। टॉप लेवल में आते थे चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, बहुत हैं। आपने कहा था सर 2-3 सुनाने, 5 तो आपने खुद ही सुना दिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लो एक और लो। टॉप लेवल वालों का काम क्या होता था? सर टॉप लेवल वालों का काम होता था पॉलिसीज फ्रेम करना, स्ट्रेटेजीज बनाना, पॉलिसीज बनाना, प्लान बनाना, स्ट्रेटेजीज बनाना, आपस में सारे डिपार्टमेंट्स को क्या करना? कोऑर्डिनेट करना, सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ यूनिटी में लेकर चलना। फिर एक और काम होता था कि सर बाहर के लोगों, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ यानी कि बाहर के लोगों के साथ डील करने जाना, कांटेक्ट कराना, कांटेक्ट बढ़ाना। सर एक और काम, अगर कल को कोई सक्सेस या फेलियर होता था, टॉप लेवल वाला ही उसके लिए हमेशा क्या होता था? रिस्पॉन्सिबल, यानी कि सक्सेस और फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हमेशा कौन होता था? टॉप लेवल मैनेजमेंट होता था। फिर इसके बाद एक और वर्ड था, जो भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म होती है सोसाइटी पे, उसका चाहे पॉजिटिव इंपैक्ट हो चाहे नेगेटिव इंपैक्ट हो, उसके लिए भी जिम्मेवार कौन होता था? टॉप लेवल होता था। कौन होता था? टॉप लेवल। तो टॉप लेवल वालों के फंक्शंस बड़े कॉम्प्लेक्स नेचर के होते थे। एक बार दोबारा से अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो वो बनाते थे पॉलिसीज, प्लान, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी। लाउडली बोलो, प्लान, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी, प्लान, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज। और दूसरी चीज सर आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जाके कांटेक्ट यानी कि डील करते थे, डीलिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड, डीलिंग विद आउटसाइड वर्ल्ड। सारे डिपार्टमेंट्स को यूनिटी में लेकर चलना यानी कि उन्हें कोऑर्डिनेट करके चलते थे। क्या करके चलते थे? कोऑर्डिनेट। फिर उसके बाद दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड फेलियर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस कर रही है
तो भी टॉप लेवल वाले, और अगर फेल होती है तो भी टॉप लेवल वाले ही जिम्मेवार माने जाते थे। सोसाइटी पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है या नेगेटिव इंपैक्ट, उसके जिम्मेवार भी कौन होते थे? टॉप लेवल वाले। नाउ फिर उसके बाद बात करी थी आपने मिडिल लेवल वालों की, किनकी बच्चे? मिडिल लेवल। अब जो मिडिल लेवल पे आते थे, मिडिल लेवल, वो क्या काम करते थे? वो होते कौन थे? जैसे ऑपरेशनल मैनेजर हो गए, प्लांट सुपरिटेंडेंट हो गए, डिपार्टमेंटल मैनेजर हो गए ना। डिपार्टमेंटल मैनेजर मतलब प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर एंड सो। कहते हैं इनका काम क्या होता था, इनका रोल क्या होता था? सबसे पहले इनका मेन काम था कि जो प्लान और जो पॉलिसीज, जो स्ट्रेटजी टॉप लेवल वाले बनाकर देते थे, उन्हें एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना और कंट्रोल करना। एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना और क्या करना? कंट्रोल करना। मतलब जो पॉलिसीज टॉप लेवल वाले मिडिल को बताते थे, मिडिल वाले आगे उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करते थे और कंट्रोल करते थे। एक और काम इनका था कि ये चेक करना कि क्या डिपार्टमेंट्स में, क्या सभी डिपार्टमेंट्स में नंबर ऑफ स्टाफ यानी कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो ऑप्टिमम है या नहीं। मतलब ये देखते थे कि क्या डिपार्टमेंट्स में स्टाफ की कोई कमी तो नहीं है, सभी डिपार्टमेंट्स में ऑप्टिमम स्टाफ अवेलेबल है या नहीं। फिर उसके बाद ये अकॉर्डिंगली ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते थे। क्या देते थे? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या देते थे बच्चे? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या देते थे? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इवन ये मोटिवेट भी करते थे और अपने जो डिपार्टमेंटल जो स्टाफ है, टीममेट्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेट भी करते थे। उनके साथ क्या करते थे? कम्युनिकेट। जैसे सेल्स मैनेजर सेल्स टीम के साथ कम्युनिकेट करता है और उन्हें मोटिवेट करेगा। प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन टीम के साथ क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा और उन्हें मोटिवेट करेगा। तो ये जिम्मेवारियां थी मिडिल लेवल वालों की। किनकी बच्चे? मिडिल लेवल, जिसमें मेन काम कहां से स्टार्ट होता है? जो पॉलिसीज, जो स्ट्रेटजी टॉप लेवल वाले इनको देते थे, वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना एंड उसको कंट्रोल करना। ये देखना कि डिपार्टमेंट में प्रॉपर टीम अवेलेबल है या नहीं, मतलब स्टाफ ऑप्टिमली अवेलेबल है या नहीं। फिर तीसरी चीज ये चेक करते थे, उनको ड्यूटीज देना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना, फिर उन्हें मोटिवेट और उनके साथ कम्युनिकेट करना। फिर बात आती थी सुपरवाइजरी लेवल की। किसकी बच्चे? सुपरवाइजरी, सबसे नीचे वाला लेवल। सुपरवाइजरी लेवल का मतलब होता था कि इसमें कौन डेजिग्नेशन होती थी? सुपरवाइजर होता था, शाबाश शाबाश शाबाश, फोरमैन होता था, शाबाश, इंस्पेक्टर होता था। कौन होता था? इंस्पेक्टर। तो सुपरवाइजर, फोरमैन, इंस्पेक्टर, इनका क्या रोल होता था? सर इनका काम है वर्कर के ऊपर हमेशा नजर बनाए रखना, टू सी, टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। मतलब इनका काम होता था जो नीचे वर्कर काम कर रहे हैं उनके ऊपर नजरें बना के रखना, उनको दूरबीन से देखना, कैमरे की, जैसे कैमरा काम करता है, ये कैमरे का काम सुपरवाइजर करता था। सर गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए कंपनी में, क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए और कम कॉस्ट पे होना चाहिए, रिसोर्सेज हर समय अवेलेबल होने चाहिए। ये जिम्मेवारी भी किसकी होती थी? सुपरवाइजरी लेवल की होती थी। प्रॉपर ट्रेनिंग देना और वर्कर्स की डेवलपमेंट की जिम्मेवारी भी किसकी होती थी? सुपरवाइजर की होती थी। सर सुपरवाइजर जो है वो इंटरमीडिएरी होता था मिडल और वर्कर के बीच में। सुपरवाइजर जो है वो कौन था? इंटरमीडिएरी। दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन वर्कर एंड मिडिल मैनेजमेंट। ठीक ऐसे ही मिडिल लेवल वाला भी क्या होता था? इंटरमीडिएरी। मिडिल वाला किसके बीच में आता है? टॉप लेवल एंड सुपरवाइजरी, लोअर वाले के नीचे बीच में आता था। तो ये सब चीजें जो है आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, आपको दोबारा से एक बार रिकॉल कर देते हैं। तो कितने लेवल्स हो गए बच्चे? 3 लेवल। पहला टॉप लेवल, दूसरा मिडिल लेवल, तीसरा सुपरवाइजरी लेवल। प्लान पॉलिसी स्ट्रेटजी कौन बनाएगा? टॉप लेवल। किसको बताएगा? मिडिल वाले को। क्यों? क्योंकि मिडिल वाला बीच में आ रहा है। मिडिल वाला आगे किसको बताएगा? मिडिल वाला इंप्लीमेंट करेगा, प्रॉपर कंट्रोलिंग करेगा, और जो सुपरवाइजरी लेवल होगा वो वर्कर के ऊपर नजर बना के रखेगा कि वर्कर काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सर ये 3 प्रकार के लेवल आपने लास्ट क्लास की वीडियो में देखे थे। मैंने आपको सारा का सारा अभी तक जितना बिजनेस स्टडीज में हुआ वो रिवाइज करा दिया। आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपके सामने लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कि सर मैनेजमेंट के आपने ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए, मैनेजमेंट के आपने लेवल्स भी बता दिए, बट मैनेजमेंट के फायदे क्या होते हैं ये बताओ। सर मैनेजमेंट के फायदे
आप अगर आज इंपॉर्टेंस देखोगे आपको पता लग जाएगा मैनेजमेंट कितनी आपके लिए जरूरी है, मैनेजमेंट क्यों होनी चाहिए, मैनेजमेंट होने से क्या क्या फायदे मिलते हैं। बिना मैनेजमेंट के कोई कंपनी ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकती। मैं साफ बोल रहा हूं, बिना मैनेजमेंट के कोई भी कंपनी ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है। मैनेजमेंट होने के क्या क्या फायदे हैं अब आप देखेंगे। पहला फायदा आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहला फायदा है मैनेजमेंट का, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। अब इसके ऊपर कहानी सुनो, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल के ऊपर। अब ये जो ग्रुप गोल्स हैं ये क्या है, कहते हैं ग्रुप गोल का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या होता है बच्चे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब मैनेजमेंट क्या करती है, जो टॉप लेवल वाले होते हैं वो क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं उस प्लान को हासिल करने की, अचीव करने की। तो मैनेजमेंट जो है वो सारा कुछ, वो सारी चीजें अपने से नीचे टॉप लेवल वाले मिडिल को बताते हैं, मिडिल वाले सुपरवाइजरी को, सुपरवाइजरी वाले जो है वो एम्प्लॉइज को। अब आप मेरे को दिमाग से देखो, टॉप लेवल वाले ने जो बनाया होगा, जो किसने बनाया था, टॉप लेवल ने, उसने मिडिल को बताया। टॉप ने जो सोचा वो किसको बताया, मिडिल को। मिडिल ने आगे किसको बताया, सुपरवाइजरी को। सुपरवाइजरी ने वही काम किसको दे दिया, वर्कर्स को। सबकी डायरेक्शन सेम है, सारे एक ही रास्ते पे दौड़ रहे हैं या अलग अलग दौड़ रहे हैं, सर सबका मकसद एक ही है जो टॉप लेवल वालों ने सेट किया था। जो किसने सेट किया था, टॉप लेवल। तो जो टारगेट, जो प्लान, जो लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट टॉप लेवल वाले ने सोचा था वही उसने किसको बताया, मिडिल को। मिडिल ने किसको बताया, सुपरवाइजरी। सुपरवाइजरी ने किसको बताया, लोअर लेवल को। तो सारे कॉमन डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, सब एक ही तरफ भाग रहे हैं, सबका मकसद एक है जो टॉप लेवल वाले ने बताया है या बनाया है। तो इसका मतलब ग्रुप गोल अचीव करना हो, अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना हो, अगर आपको टारगेट पूरे करने हो तो मैनेजमेंट का होना जरूरी है। अब मान लो मैनेजमेंट नहीं होती तो टॉप लेवल वाला जो है वो अपना तरीके से काम करता, मिडिल वाला जो है, मिडिल लेवल वाला वो अपने तरीके से काम करता, सुपरवाइजरी अपने तरीके से दौड़ता, और वर्कर किसी के कंट्रोल में ना आज तक आए हैं ना आगे से आएंगे, ना फिर तो आते ही नहीं। तो इसका मतलब सब अपने अपने काम धंधे में लगे होते, किसी को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पड़ी नहीं थी। तो मैनेजमेंट होने से, क्या होने से, मैनेजमेंट होने से ऑर्गेनाइजेशनल गोल आप इजीली अचीव कर सकते हो। वो वर्ड क्या था, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी कि विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल आसानी से हासिल कर सकते हो, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैसे आपके अचीव होते हैं, बाय प्रोवाइडिंग कॉमन डायरेक्शन, टू इंडिविजुअल एफर्ट्स। मतलब अगर हम सबको सभी इंडिविजुअल्स को, सभी डिपार्टमेंट्स को कॉमन डायरेक्शन दे दें, टॉप लेवल वाला मिडिल को बोलेगा कि भाई जो काम दे रहा हूं वो इंप्लीमेंट कर, मिडिल वाला सुपरवाइजरी को बोलेगा मुझे इंप्लीमेंट करवा के दे, सुपरवाइजरी वाला वर्कर को बोलेगा, तो सबका जो एक काम, सबका जो लक्ष्य है वो एक रहेगा, सबकी जो डायरेक्शन है वो कॉमन रहेगी। वो क्या रहेगी, कॉमन। तो कॉमन डायरेक्शन तभी पॉसिबल है जब मैनेजमेंट है। जब क्या बचे, मैनेजमेंट। यानी कि सिर पर, आपके कंधों पर किसी ना किसी की जिम्मेवारी, यानी कि किसी ना किसी की पावर होनी चाहिए। वो पावर कौन है, मैनेजमेंट है। कौन है बच्चे, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में। कैसे हेल्प करती है, बाय प्रोवाइडिंग कॉमन डायरेक्शन, यानी कि सबको एक काम पे लगाकर, सबको कॉमन डायरेक्शंस देकर, सबको एक तरफ क्या करके, इन्वॉल्व करके। तो ये था बच्चे पहला पॉइंट कि मैनेजमेंट की मदद से आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कर सकते हो।
ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कर सकते हो। मैं ये वर्ड भी लिख देता हूं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है जी। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब मैनेजमेंट होगी। मैनेजमेंट क्या जादू करेगी? मैनेजमेंट कॉमन डायरेक्शन देगी, यानी कि सबको एक ही काम में इन्वॉल्व करवाएगी। जो मैनेजमेंट बोलेगी वो ही सबको करना होगा। टॉप लेवल वाला जो बोलेगा वो मिडिल करेगा, मिडिल वाला सुपरवाइजरी से करवाएगा, सुपरवाइजरी वाला वर्कर से करवाएगा, बट सबकी डायरेक्शन सेम होगी। तब जाके गोल्स टाइम पे क्या होंगे? अचीव होंगे, वो भी कम खर्चे के साथ। तो वो हो सकता है मैनेजमेंट के साथ। इसके साथ बच्चे मैनेजमेंट, ये था पहला फायदा। एक बार आप देख लो आराम से। नाउ बच्चे सेकंड इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक, पहले एग्जाम्पल देखो सामने लिखा हुआ, बाद में नोट डाउन करना। मुझे पता है आप लोगों को आदत होती है वीडियो देखते हुए पॉज करके नोट डाउन करने लग जाओ। पहले समझ लो चीजें, फिर नोट डाउन करने का आपको प्रॉपर टाइम दूंगा। ध्यान से समझना डायनामिक वर्ड क्या है। कहता है एनवायरमेंट जो है वो चेंज। अब किसी को पता था कि सर यहाँ लॉकडाउन इतना लंबा चला जाएगा, और किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन के लिए कर्फ्यू लगा था, ठीक है जी, जनता कर्फ्यू, और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बढ़िया काम करते हुए लॉकडाउन टाइम पे कर दिया। अब कई लोग जो थे, कई कंपनी, इसे कहती हैं डायनामिक। कब चेंज हो जाए पता ही नहीं, कब क्या हो जाए इस चीज का किसी को अंदाजा नहीं था। लॉकडाउन किसी ने दिमाग में सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी टाइम आएगा, कोरोना से लोग इतने परेशान चलेंगे, कहीं पूरे वर्ल्ड जो है वो दिक्कत में आ जाएंगे। सर ये होता है काम। मतलब एनवायरमेंट ऐसी चीज है सर जिसका पता ही नहीं लगता कि कब क्या हो जाए, आप सोच भी नहीं सकते। अब जिनके पास बैकअप था, सेविंग्स थी, वो मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो या कोई भी लोअर क्लास हो, जिनके पास पैसे पड़े थे, सेविंग्स थी, उनका काम चलता जा रहा है। लेकिन वो सोचो जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो बेचारे नहीं चला पा रहे। इसका मतलब उनको खाने के लिए खाने के लिए चाहिए, उनको सरवाइव करने के लिए पैसे चाहिए। तो सरकार से जितना बन पा रहा है, हमारी सरकार से वो मदद कर रही है। तो इसके लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है, हमारी सरकार को सैल्यूट है, हमारे प्रधानमंत्री जी को सैल्यूट है कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो। फिलहाल ये तो बात आ गई कि डायनेमिक रोल की मैंने समझानी थी। इसी में छुपा हुआ एग्जाम्पल, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? कीप्स ऑन चेंजिंग, फटाफट से जो चेंज होता जाए। अब सर मैनेजमेंट और कंपनी, इसमें डायनेमिक वर्ड क्या है? कहते हैं कंपनी के अंदर क्या होता है, एनवायरमेंट कब चेंज हो जाए पता नहीं होता। कॉम्पिटिटर पे हमेशा नजर होनी चाहिए। आपके सप्लायर जो हैं वो आपके सगे होने चाहिए। मतलब आपको फोकस करके चलना होता है हर एक चीज को। आउटसाइड फैक्टर्स जो हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, इन पे आपकी हमेशा नजर होनी चाहिए। और ये काम, ये जिम्मेवारी याद करो, टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसका काम होता था डील विद द आउटसाइड वर्ल्ड, वो क्या करती थी? वो बाहर के एनवायरनमेंट को हमेशा एनालाइज करती थी, फिर एनालाइज करने के बाद प्लान बनाती थी। वो काम मैनेजमेंट कर रही थी। कौन कर रही थी? मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट नहीं होती, देखो प्रधानमंत्री जी ने मैनेजमेंट कितनी जबरदस्त तरीके से संभाली कि सर डायनेमिक एनवायरनमेंट को, चेंज होते हुए एनवायरनमेंट को क्या कर लिया? सस्टेन, यानी कि उनको कंट्रोल कर लिया। क्या कर लिया? कंट्रोल। किस लिए? मैनेजमेंट। अगर ये मैनेजमेंट नहीं होती, अगर सपोर्ट नहीं होता, अगर आपके ऊपर बड़ों का हाथ नहीं होता, तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था। मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हर दिक्कत से निपटने के लिए तैयार रहती है। इसका मतलब अगर कोई चेंजेस हो भी जाएं तो उन चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए हमेशा क्या रहती है? तैयार। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब सिर पर किसका हाथ होगा? मैनेजमेंट का। किसका बच्चे? मैनेजमेंट। मतलब अगर कोई कंपनी टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, ये मैनेजमेंट बनाकर चलती है, ये मैनेजमेंट करके चलती है, तो वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन
बन सकती है। डायनामिक मतलब अगर एनवायरनमेंट चेंज हो भी जाए तो कोई दिक्कत या कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। ये हर प्रकार के एनवायरनमेंट में सरवाइव करना जानती है, अडेप्ट कर लेती है, अपने आप को ढाल लेती है। इससे होता क्या है, कंपटीशन से कभी आपको डर नहीं लगता। किससे डर नहीं लगता? कंपटीशन से। तो मैनेजमेंट का दूसरा फायदा, मैनेजमेंट अगर होगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक रोल प्ले करेगी। क्या रोल प्ले करेगी? डायनामिक रोल। मतलब कंपटीशन से कभी नहीं घबराएगी, कंपटीशन से कभी दूर नहीं भागेगी। फिर कोई भी चेंज हो जाए एनवायरनमेंट में, वो उसको अडेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। इसका मतलब एनवायरनमेंट को चेंज होता हुआ देख कंपनी बंद नहीं हो जाएगी, उल्टा क्या करेगी? सरवाइव करेगी। क्या करेगी? सरवाइव। क्योंकि कंपनी डायनामिक है। कंपनी क्या है? डायनामिक। लेकिन वो किसकी मदद से? सिर्फ मैनेजमेंट की मदद से। किसकी मदद से? मैनेजमेंट। अब सर टाइम पे लॉकडाउन हो गया, काफी चीजें कंट्रोल में है इंडिया में, बाकी देशों के मुकाबले इंडिया में काफी चीजें कंट्रोल। वो टाइम पे लॉकडाउन हो गया मैनेजमेंट की बदौलत। किसकी बदौलत? मैनेजमेंट की बदौलत। तो मैनेजमेंट अगर होती है तो कंपनी कौन सा रोल प्ले करती है? कंपनी जो है वो डायनामिक रोल प्ले करती है। कौन सा? डायनामिक। मतलब अगर एनवायरनमेंट चेंज हो भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपटीशन से कभी डर नहीं लगता, आप हर प्रकार का कंपटीशन झेलने को तैयार हो। यह फायदा होता है मैनेजमेंट से। सर पहला फायदा आपने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आसानी से हासिल किए जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल गोल मतलब ग्रुप गोल्स आसानी से हासिल किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। और दूसरा आपने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? डायनामिक। मतलब किसी भी प्रकार का चेंज आ जाए ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उसके लिए तैयार है। कंपटीशन जितना मर्जी बढ़ जाए ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए हमेशा तैयार है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। इसे कहते हैं डायनामिक। क्या कहते हैं? डायनामिक। जिसको कोई परवाह नहीं, एनवायरनमेंट चेंज होता है हुए हम रेडी हैं, कंपटीशन बढ़ता है बढ़ जाए हम रेडी हैं। अगर ये माइंड सेट हो जाए तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक हो जाती है। और वो तभी पॉसिबल है जब मैनेजमेंट होगी। जब क्या होगी बच्चे? मैनेजमेंट। तो ये था दूसरा फायदा मैनेजमेंट का। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं। पहला, ग्रुप गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आप अचीव कर सकते हो। दूसरा, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बना सकते हो। क्या बना सकते हो? डायनामिक। जो किसी भी कंपटीशन से कभी भी नहीं घबराती, जो किसी भी प्रकार के एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेती है। तो ये फायदे होते हैं मैनेजमेंट के। ये दो फायदे थे, अभी हम तीसरा भी करेंगे। पहले आप ये दूसरा नोट कर लो। नाउ बच्चे, तीसरा फायदा मैनेजमेंट का, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अब फिर से नोट मत करने लग जाना, वीडियो को पॉज करके पहले समझ लो। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, देखो सर मैनेजमेंट जो है वो एनवायरनमेंट को देखकर, अभी आपने पढ़ा डायनामिक अगर ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस होगा। एनवायरनमेंट को पहले आप एनालाइज करोगे। तो मैनेजमेंट मतलब अगर आपने मैनेजमेंट बना रखी है, अगर कंपनी में मैनेजमेंट नाम की चीज है तो वो हमेशा क्या चाहेगी? कंपनी का फायदा या कंपनी का नुकसान। खुद सोचो। बच्चे कहते हैं, सबका रिप्लाई आता है, सारे कहते हैं कि सर फायदा चाहेंगे। ऑब्वियसली मैनेजमेंट क्या चाहेगी? कि कंपनी फायदे में जाए। कंपनी किस में जाए? फायदे में। तो आप बताओ मैनेजमेंट जो है कोई चीज गलत करेगी? मैनेजमेंट जो है सारी चीजें शिद्दत के साथ सोच के समझ के करेगी। कोई भी अगर स्टेप लेगी तो 10 बार सोचेगी। तो मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंसी बढ़ाती है। कंपनी की एफिशिएंसी कब बढ़ती है? जब सारे डिसीजन उसके फेवर में हो, सारे डिसीजन उसके फेवर में हो। तो मैनेजमेंट हेल्प करती है एफिशिएंसी को बढ़ाने में, एफिशिएंसी को बढ़ाने में। मतलब मैनेजमेंट का एम एफिशिएंट, अब तो पता है ना एफिशिएंट क्या होता है? क्या होता था एफिशिएंट? कम खर्चे पे ज्यादा आउटपुट। दोबारा, कम खर्चे पे ज्यादा आउटपुट। घर बैठे बैठे कम खर्चे पे
ज्यादा आउटपुट, खर्चा कम आउटपुट ज्यादा, खर्चा कम प्रोडक्टिविटी ज्यादा, खर्चा कम प्रोडक्टिविटी ज्यादा। तो मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करती है। इसका मतलब मैनेजमेंट का एम है कि वो कॉस्ट को क्या करे, रिड्यूस करे, कॉस्ट को क्या करे, रिड्यूस। और कॉस्ट ऐसे ही रिड्यूस नहीं हो जाती, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग मतलब कौन सा सप्लायर हमें सस्ते में रॉ मटेरियल देगा और बेटर क्वालिटी का देगा। तो आपके पास जो सप्लायर है वो होना चाहिए जबरदस्त वाला, जिसका माल सस्ता भी हो और बढ़िया भी हो। तो वो होगा प्रॉपर प्लानिंग के साथ। प्लानिंग करेगी, फिर उस प्लान को ऑर्गेनाइज करेगी, उस प्लान को क्या करेगी, ऑर्गेनाइज। फिर ऑर्गेनाइज के बाद उसको स्टाफिंग भी प्रॉपर चाहिए, मतलब अपनी जो टीम है, कंपनी की जो टीम है, जो एम्प्लॉइज हैं, वो ऐसे होने चाहिए जिनमें कॉन्फिडेंस भरपूर हो, जो किसी भी सिचुएशन में कभी भी ना घबराएं। इसका मतलब ये सब काम कैसे पॉसिबल है, कॉस्ट कब रिड्यूस होती है, जब आपके चारों खाने बढ़िया हो, मतलब प्लानिंग भी बढ़िया, ऑर्गेनाइजिंग बढ़िया, स्टाफिंग बढ़िया, उसको डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्टिंग भी बढ़िया, लीडर बढ़िया, और प्रॉपर कंट्रोलिंग, यानी कि प्रॉपर क्या चाहिए, कंट्रोलिंग, पकड़ चाहिए कि कोई भी अपनी जगह से हिले ना, डोले ना, सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग हो। तो कंट्रोलिंग भी प्रॉपर चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब मैनेजमेंट होगी। जब क्या होगी बच्चे, मैनेजमेंट। प्लान मेरे बच्चे आप भी बनाते हो, 11th में बनाए थे, ठीक है। कईयों के घर वाले बच्चों पे फोकस करते हैं, वो बच्चे सक्सेस होते हैं। कईयों के घर वाले उन पर लीनियंट हो जाते हैं, तो वो बच्चे जो है कहीं ना कहीं वो भी लीनियंट हो जाते हैं। तो एक बात मैं पेरेंट्स से भी कहूंगा इस वीडियो के जरिए कि बच्चों पे हमेशा नजर बनाए रखें, जरूर देखें कि वो वीडियो टाइम पे देख रहे हैं कि नहीं, वो वीडियो सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं, होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं। ये पेरेंट्स का भी फर्ज बनता है इस समय, क्योंकि बच्चा आपका सेंटर में नहीं आ रहा, बच्चा घर बैठ के वीडियोस के थ्रू पढ़ रहा है। तो वो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा इनिशिएटिव दिखाना होगा, तभी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी, तभी कम खर्चे पे ज्यादा प्रोडक्टिवनेस आएगी। तो सर थोड़ा सा पेरेंट्स को भी मैं बोलूंगा कि आप भी थोड़ा सा हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और हमें सपोर्ट करते हुए चलें, ठीक है जी। बाकी आप लोग बच्चे पे जरूर नजर रखें, वो पढ़ाई से हटना नहीं चाहिए। हमारी तरफ से 100% आपको मिल रहा है, आपकी तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से और बच्चे की तरफ से भी 100% होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो मैनेजमेंट अगर होती है तो एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज। कैसे, क्योंकि मैनेजमेंट का मेन मकसद होता है कॉस्ट को कम करना, जितना हो सके कॉस्ट को क्या करना, कम करना। और वो तभी पॉसिबल है, कॉस्ट कम करना और आउटपुट बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, वो तभी पॉसिबल है जब प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, प्रॉपर स्टाफिंग, प्रॉपर डायरेक्टिंग, प्रॉपर कंट्रोलिंग। और ये सब किसकी बदौलत हो सकता है, सिर्फ मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट जो है उसका तीसरा फायदा, अगर कंपनी में प्रॉपर मैनेजमेंट हो, अगर कंपनी में मैनेजमेंट सही तरीके से की जाए, तो मैनेजमेंट जो है वो प्लान भी बनाएगी, बढ़िया प्लान, बढ़िया ऑर्गेनाइजिंग, बढ़िया स्टाफिंग, बढ़िया डायरेक्टिंग, बढ़िया कंट्रोलिंग। तो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में कॉस्ट भी कम होगी, खर्चे भी कम होंगे और प्रोडक्टिवनेस बढ़ेगी, मतलब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो 3 फायदे मैनेजमेंट के देख लिया आपने। ग्रुप गोल आसानी से, इजीली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हासिल हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायनेमिक, जिसे ना तो कंपटीशन से डर है और ना ही एनवायरनमेंट चेंज होने से कोई डर है, वो अपने आप को हर एनवायरनमेंट में ढाल लेगी, डायनेमिक हो जाएगी मैनेजमेंट की मदद से। और मैनेजमेंट की मदद से एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्या हो जाएगी, इंक्रीज ना। ये तीसरा पॉइंट है जी। ना बच्चे, ये 2 आपके इंपॉर्टेंस मैंने इकट्ठे लिख दिए, वो इसलिए क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको 3 बताए थे, ऑर्गेनाइजेशनल,
वो ग्रुप गोल से हो गया पहला पॉइंट इंपॉर्टेंस का। अब ये जो 2 पॉइंट है, ये देखो याद आया होगा, ये सोशल ऑब्जेक्टिव, ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सेम वही मैनेजमेंट का चौथा फायदा, फोर्थ फायदा क्या है, फिर नोट नहीं करना, रुक जाओ, नोट नहीं करना, पहले समझो। मैनेजमेंट का फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट का चौथा फायदा, सर पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव किए जा सकते हैं। यानी कि अगर मैनेजमेंट होगी तो एम्प्लॉई जो यानी कि वर्कर्स हैं, या कह लो जो भी उसके एम्प्लॉइज हैं मिडिल लेवल पे या सुपरवाइजरी लेवल पे, वो काम तो कर रहे हैं। टॉप लेवल वाले मिडिल को नजर रख रहे हैं, मिडिल वाले किस पे नजर रख रहे हैं, सुपरवाइजरी पे, सुपरवाइजरी किस पे, वर्कर्स पे। तो भाई साहब नजर तो सबकी है एक दूसरे पे, टॉप वाला मिडिल को देख रहा है, मिडिल वाला सुपरवाइजरी को, सुपरवाइजरी वाला वर्कर को, नजर है ना। तो अगर आप काम करते हुए नजर आ रहे हो, अगर आप अपना 100% देते हो, अगर आप क्या देते हो 100%, तो मैनेजमेंट होने का चौथा फायदा क्या है कि आपके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्सनल गोल्स, वो भी अचीव हो सकते हैं। मैनेजमेंट जो है उसको नजर आ रहा है कि आप कंपनी के लिए मेहनत कर रहे हो, तो मैनेजमेंट का भी फर्ज बनता है कि वो आपके पर्सनल गोल्स को क्या करे, अचीव करे, पर्सनल गोल्स को क्या करे, अचीव। तो मैनेजमेंट की मदद से पर्सनल गोल्स अचीव किए जा सकते हैं। पर्सनल गोल्स क्या किए जा सकते हैं, अचीव। मैनेजमेंट ही है जो आपको सैलरी देती है, क्या देती है, इंसेंटिव्स, फ्यूचर बेनिफिट, जैसे कि ईएसआई, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा, पेंशन, ग्रेचुटी, ये सब वर्ड आपने पढ़े भी होंगे, सुने होंगे, कहीं अभी तो पढ़े नहीं है, सुने होंगे। मतलब मैनेजमेंट ही है जो आपको कॉम्पिटिटिव सैलरी देती है, प्रॉपर इंसेंटिव्स देती है, फ्यूचर बेनिफिट मतलब प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुटी रिटायरमेंट होने पर देगी। तो अगर मैनेजमेंट होगी तो ही आपके काम को क्या किया जाएगा, इवैल्यूएट, क्या किया जाएगा, इवैल्यूएट, और फिर उसी काम को ध्यान में रख के आपको सैलरीज जो है इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको फ्यूचर के क्या मिलेंगे, बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट ना होती तो आपके काम को देखने वाला, उसे इंपॉर्टेंस देने वाला कोई नहीं होता। मैनेजमेंट है तभी आपके पर्सनल गोल्स क्या हो रहे हैं, अचीव। अगर मैनेजमेंट ना होती तो आपकी तरफ फोकस किसी का भी नहीं होना था, आप क्या काम कर रहे हो उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता, सब अपनी अपनी धुन में सवार होते। तो मैनेजमेंट की मदद से पर्सनल गोल्स क्या हो सकते हैं, हासिल हो सकते हैं, सिर्फ किसकी वजह से, मैनेजमेंट की वजह से। मैनेजमेंट की मदद से सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि सोसाइटी का भी भला हो सकता है। अगर मैनेजमेंट होगी, अब उसको नजर आ रहा है कि मेरे टारगेट टाइम पे कंप्लीट है, तो फिर वो किसके ऊपर सोचती है, सोसाइटी के ऊपर। सोसाइटी के ऊपर वो कैसे सोचती है, ये जो आपने पढ़ा हुआ है, बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट कम कॉस्ट पे देके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके, और बेटर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करके। ये सारी चीजें आपने सोशल ऑब्जेक्टिव में पढ़ी हुई हैं। इसलिए ये 2 पॉइंट मैंने इकट्ठे लिखे क्योंकि आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हो। ये सिर्फ ओवरव्यू के तौर पे थे कि 5 फायदे होते हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट होने से 5 फायदे, मैनेजमेंट होने से 5 फायदे, समरी क्या करते हैं, 5 फायदे। सबसे पहले अचीविंग, हाँ जी, ग्रुप गोल्स, अचीविंग ग्रुप गोल्स। दूसरा बेनिफिट क्या लिखा था, दूसरा बेनिफिट आपने लिखा था डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा बेनिफिट क्या लिखा था, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। चौथा बेनिफिट अचीविंग पर्सनल गोल्स, और 5वां डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो इसका मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने हो टाइम पे तो मैनेजमेंट हेल्प करती है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाना हो मैनेजमेंट हेल्प करती है, अगर एफिशिएंसी इंक्रीज करनी हो, एफिशिएंसी क्या करनी हो, इंक्रीज, तो कौन हेल्प करता है, मैनेजमेंट बाय प्रॉपर प्लानिंग,
प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग, प्रॉपर स्टाफिंग, प्रॉपर डायरेक्टिंग एंड प्रॉपर कंट्रोलिंग। अगर पर्सनल गोल्स अचीव करने हो तो कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट। अगर सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करना हो, सोसाइटी का डेवलपमेंट करना हो, तो फिर उसमें भी कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के टोटल 5 आपके बेनिफिट हैं, जबकि इसको सिंपल वे में अगर कहें इंपॉर्टेंस, तो इसको कहते हैं गुड आई पॉड्स, गुड आई पॉड। अब बच्चा कहता है ये क्या बढ़ा दिया सर ने, गुड आई पॉड ये क्या है? मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। ये देखो, ये जो जी था, ये जो जी है, ये ध्यान से देखना, ये है ग्रुप गोल। क्या है बच्चे? ग्रुप गोल। यू मैंने बीच में रखा था ताकि वर्ड बन जाए। ये जो डी है, डी, ये है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आई है, आई, ये इधर ले आता हूं, आई, आई जो है वो है हमारे पास इंक्रीजेस एफिशिएंसी, आई ई, ये दोनों बल्कि इसी पॉइंट से निकाले हैं, आई और ई, ये लो कॉमन, इंक्रीजेस एफिशिएंसी, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। पीओ, ये जो पीओ है, ये पीओ का मतलब क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और डीएस का मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो देख रहे हो आप, गुड आईपॉड, आई की जगह मैंने आई और ई दोनों का यूज किया, गुड आईपॉड, आई ई कर दिया आईपॉड। तो गुड आईपॉड में तो जी लाउडली, जी मीन्स, दोबारा लिख रहा हूं, ग्रुप गोल्स, डी मीन्स डायनामिक, आई ई इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ठीक है जी, जी ग्रुप गोल, ऊपर भी लिख दिया, डी डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, जी मतलब ग्रुप गोल, डी मतलब डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, आई ई इंक्रीजेस एफिशिएंसी, पीओ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, डीएस डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो क्या वर्ड बना? दोबारा, गुड आई पॉड्स, गुड आईपॉड। तो जी ग्रुप गोल, डी डायनामिक, आई ई इंक्रीजेस एफिशिएंसी, पीओ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, डीएस डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो अगर कोई आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पूछे, क्या पूछे? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्या जवाब दीजिएगा? गुड आईपॉड, गुड आईपॉड। क्या बोलेंगे? गुड आईपॉड। क्या बोलेंगे? गुड आईपॉड्स। तो जी ग्रुप गोल, डी डायनेमिक, आई ई इंक्रीजेस एफिशिएंसी, पीओ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, डीएस डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो ये था बच्चे आज की क्लास का काम। आज आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कराई मैंने, उसका मैंने न्यूमेरिक कोड भी दे दिया। दोबारा, गुड आईपॉड, गुड आईपॉड, आईपॉड आई ई यूज किया मैंने, गुड आईपॉड। तो ये न्यूमेरिक कोड भी दे दिया और आपके सामने सारे एक्सप्लेनेशन आप एक बार देख सकते। नौ बच्चे आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है जी। इस चीज़ को ध्यान से नोटिस कीजिएगा। आपका न्यूमेरिक कोड जो था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का न्यूमेरिक कोड क्या बताया? गुड आईपॉड। ध्यान से देख लीजिए, गुड आईपॉड। थोड़ा सा मैं आपको लेके जाता हूँ, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन था। गुड आईपॉड, ये देखो जी, आप एक बार गुड आईपॉड के ऊपर, थोड़ा सा लाइट का इशू आ रहा है, नीचे भी लिखा है, मैं दोबारा बोल देता हूं। जी ग्रुप गोल, डी डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, आई ई इंक्रीजेस एफिशिएंसी, पीओ
पर्सनल ऑब्जेक्टिव, DS डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो ये आपका न्यूमेरिक कोड हो गया। अगर कोई आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पूछे तो क्या जवाब देंगे? गुड आईपॉड। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक और इंपॉर्टेंट फंडा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और प्लीज़ पेरेंट्स जरा बच्चों पे नज़र रखिए और देखिए कि टाइम पे वीडियोस देख रहे हैं या नहीं।